आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और खुश होंगे। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो है, जैसे कि हमारे पहलगाम में हमला हुआ उसी तरह 1972 में इज़राइल के खिलाड़ियों पे हमला हुआ था। और उसका बदला मोसाद ने अगले 20 सालों तक लिया और अपने दुश्मनों को अलग अलग देशों में चुन चुन के मारा। और मारने से पहले वो अपने दुश्मनों के पास फूलों का गुलदस्ता भेजते थे और उस पर लिखा होता था, रिमाइंडर वी डू नॉट फॉरगेट और फॉरगिव। मतलब ना हम कभी भूलते हैं और ना कभी माफ़ करते हैं। तो ये जो इंसिडेंट शुरू हुआ था, जो कहानी में सुनाने जा रहा हूँ, बात है 26 अगस्त 1972 की। जर्मनी के म्यूनिक में ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किया गया था। ये बोलते हुए प्रेसिडेंट ने घोषणा करी कि अब हम ओलंपिक खेलों के उद्घाटन की घोषणा करते हैं, और इसी के साथ ओलंपिक शुरू हो गया। और इसके एक हफ्ते बाद ही म्यूनिक शहर में ओलंपिक विलेज बसाया गया था और वहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पे इज़राइल टीम रुकी हुई थी। उसके 22 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था। 6 सितंबर 1972 को सुबह 4 बजे 8 आतंकवादी, जो कि खिलाड़ियों की वेशभूषा में थे, ट्रैक सूट पहने हुए थे और हाथ में काला काला बैग लिए हुए थे, और मॉर्निंग में 4 बजे दीवार फाड़ने की कोशिश कर रहे थे। 10 फीट ऊंची दीवार थी। वहाँ पे कुछ और खिलाड़ी और उठे हुए थे। उन्होंने सोचा कि ये रात में घूमने गए हैं, तो उन्होंने उनका हाथ पकड़ के दीवार फाड़ने में मदद करी। दीवार फाड़ के जब वो अंदर आए तो आने के बाद सीधा पहुँच गए जहाँ पे इज़राइल के खिलाड़ी रुके हुए थे। खट खट करके ऊपर चढ़े, दरवाज़ा नॉक किया, खट खट खट, क्या यहाँ पे इज़राइल के खिलाड़ी रुके हुए हैं, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। इतनी तेज़ आवाज़ में शोर उन्होंने मचाया कि उस कमरे के सामने ही वेट लिफ्टर जोसेफ रोमानो और मोसे वेनबर्ग, जो कि रेसलर थे, वो उठ गए। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा AK-47 लिए आतंकवादी खड़े हुए हैं, और इन्होंने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश किया। तब तक वो गन लेके अंदर आ गए। तो लेकिन ये जोसेफ रोमानो एकदम डरे नहीं, और वेनबर्ग, दोनों ने मुकाबला किया, लेकिन वो निहत्थे, उनके पास AK-47। उन्हें देर नहीं लगी और उन्होंने शूट कर दिया। लेकिन उन्होंने चिल्लाया कि भागो भागो, आतंकवादी आ गए हैं। तो इज़राइल के 9 खिलाड़ी किसी तरह वहाँ से खिड़की कूद के भाग गए, और 2 को ऑन स्पॉट गोली मार दी और दोनों मर गए। और 9 खिलाड़ी भागने में सफल हो गए। 2 खिलाड़ी उस समय वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे, और 8 खिलाड़ियों को उन्होंने जो है बंधक बना लिया। तो इस तरह उन्होंने बंधक बनाया। सुबह 6 बजे के करीब जो है गोलियों की आवाज़ जो इतनी गूंजी थी, जर्मनी की पुलिस ने पूरी नाकाबंदी कर दी, घेराबंदी कर दी। और 10 बजे उन्होंने, आतंकवादियों ने डिमांड रखी कि इज़राइल में बंद 234 कैदियों को रिहा किया जाए। उसके अलावा एंड्रायास बैडर और यूक्रेन मैकनियॉफ, जो कि जर्मनी की जेल में बंद थे, उनको भी रिहा किया जाए। ये दोनों भी आतंकवादी गुट के नेता थे। और मैं आपको बताऊं, ये जो हमला किया था ये फ़िलिस्तीन का ऑर्गेनाइजेशन था, PLO, फ़िलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी एक इकाई थी ब्लैक सितंबर। ब्लैक सितंबर के आतंकवादियों ने हमला किया था और इस वारदात को अंजाम दिया। अब क्योंकि ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ी जो है वहाँ गए थे और बंधक बना लिया गया, 2 को मार भी दिया गया, और नकाबपोश जितने थे आतंकवादी थे उन्होंने नकाब पहन लिया था अंदर घुसने के बाद ही। तो आतंकवादियों की सिंपल सी डिमांड थी कि भाई 234 कैदियों को जो है रिहा कर दिया जाए, और जर्मनी में बंद एंड्रियास बैडर और यूक्रेन मैकनॉफ को भी जो है, उनके आतंकवादी गुट के नेता थे, उनको भी जो रिहा कर दिया जाए। उस समय जो वहाँ की प्रधानमंत्री थी गोल्डा मेयर ने तक ये बात पहुँचाई गई जर्मनी सरकार द्वारा कि 234 आतंकवादियों की रिहाई मांग रहे हैं, उसके बदले जो है आपके 8 जो एथलीट्स हैं, खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक में भाग लेने आए थे, उनको वो छोड़ देंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे। तो गोल्डा मेयर ने 2 टूक जवाब दिया कि अब जो है
हम उनकी मांगों को सिरे से खारिज करते हैं। तो बहुत ही कलेजा चाहिए, बहुत ही जिगर चाहिए किसी भी नेता को इतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए, वरना होता ही है कि नॉर्मली लोग झुक जाता है आतंकवादियों की मांग के आगे। लेकिन इजराइल ऐसा देश है जो आतंकवादियों की मांग के आगे कभी नहीं झुका। तो गोल्डा मेयर ने एकदम साफ मना किया कि भाई हम जो है नहीं छोड़ सकते हैं और ना ही छोड़ेंगे। और जर्मनी सरकार को साफ कर दिया कि हमारे खिलाड़ी आपके यहाँ खेलने गए थे, आप मेजबान हैं, तो आपकी जिम्मेदारी उन्हें छुड़ाना। तो अब जो है जर्मनी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर, ओलंपिक खेल चल रहा है, 9 खिलाड़ी जो है बंदी बना लिए गए हैं। 2 को तो पहले ही मार दिया गया था। तो 10 बज गए, उन्होंने मांगे रखी और 12 बजे तक टाइम दिया। तो गोल्डा मेयर जो कि प्रधानमंत्री थी, जब उन्होंने साफ मना किया और उन्होंने देखा कि भाई 12 बज गए, अभी तक उनकी मांगे पूरा नहीं करी गई, तो कहीं ना कहीं आतंकवादी समझ गए कि ब्लैक सितंबर के जो आतंकवादी थे कि हमारी मांगे जो है पूरी नहीं की जाएंगी। तो उन्होंने जो 2 खिलाड़ियों को मारा था वो खिड़की के रास्ते नीचे फेंक दिया। तब तक पूरी जमावड़ा हो गई थी, चारों तरफ जो मीडिया आ गई थी और वो लाइव कवरेज दिखा रही थी और वही कवरेज आतंकवादी भी देख रहे थे। तो जर्मनी के एक बहुत ही काबिल ऑफिसर मैनफ्रेड को जो है लगाया गया काम पे कि आप जो है किसी तरह बंधकों को छुड़वाइए। तो उन्होंने रणनीति अपनाई और अपने बेस्ट पैरा कमांडोज बुलवाए और पुलिस का भी पूरा सहयोग रहा। और तो छत पे चढ़े गए होटल के और वहाँ की जो चिमनी वाली पाइपलाइन होती है उससे वो होते हुए फर्स्ट फ्लोर पे आ गए जहाँ पे बंधक मौजूद थे, बंधक बनाए गए थे। लेकिन ये लाइव कवरेज जो मीडिया दिखा रही थी तो आतंकवादियों को पता चल गया और उन्होंने मारने की धमकी दी और फायर करना शुरू कर दिया। तो इनको फिर मजबूरी में वापस आना पड़ा मैनफ्रेड को। फिर मैनफ्रेड ने दूसरा प्रोग्राम बनाया कि जब ये लोग लेके जाएंगे बंधकों को तो हमारे स्नाइपर सारे ही आतंकवादियों को मार देंगे। तो क्योंकि लाइव कवरेज था, मीडिया को वहाँ से हटाया गया और लाइव कवरेज बंद करवाई गई ताकि जो है सीधी जानकारी आतंकवादियों तक ना पहुँचे। और यही लाइव कवरेज जब मुंबई के ताज होटल में हुआ था तो भी आतंकवादी देख रहे थे और बाद में उसको बंद करवाया गया था। तो कभी कभी मीडिया को भी समझदारी से काम लेना चाहिए और जो है इस तरह का लाइव टेलीकास्ट नहीं करना चाहिए जिससे जो है आतंकवादियों को सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचे या उनके गुट को सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो अब जो है लतीफ़ ईशा नाम था जो ब्लैक सितंबर के आतंकवादी आए थे, उनके सरगना का। अब उसने देखा मांगे पूरी नहीं हो रही है और ऐसे तो हम यहाँ पे जा नहीं पाएंगे, तो उसने नई मांग रखी कि हमें जो है बंधकों के साथ इजिप्ट के कायरो में भेजा जाए और इसके लिए हमें एक हवाई जहाज़ चाहिए। तो जर्मनी सरकार सोच रही थी कि खेल किसी तरह चलता रहे, तो उन्होंने एकदम आसानी से वो मांगे मान ली और कहा ठीक है अब हम आपको जाने देंगे। तो रात के 10 बजे के करीब जो है वो सारे बंधक खिलाड़ियों को लेके बस में गए। बस में जब गए तो सबके हाथ पीछे को बंधे थे और पैर भी बंधे थे और हाथ एक दूसरे के साथ बंधे हुए थे। तो सारे खिलाड़ियों को इस दशा में जो है मीडिया के द्वारा दिखाया गया। तो पूरे देश में कोहराम था और इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में कोहराम था और सब लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे कि क्या हो रहा है ये। उसके बाद जो सब बस में बैठे, बस वहाँ से गई, फिर वहाँ से हेलीकॉप्टर में सबको बैठाला गया और एक सैन्य हवाई अड्डा था, वहाँ पे हवाई जहाज़ पहले से खड़ा कर दिया गया था। और इनके जो जर्मनी सरकार के जो शूटर थे जिनको स्नाइपर्स कहते हैं वो चारों तरफ लग गए थे, लेकिन वहाँ पे केवल 5 स्नाइपर लगाए गए थे और आतंकवादी 8 थे। तो सब जो है UH-1 सैन्य हेलीकॉप्टर था, बंदूकों के साथ आतंकवादियों को 2 हेलीकॉप्टर में बैठाला गया और जो सैन्य हवाई अड्डा था वहाँ पे ये लोग गए। जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे इन्होंने देखा कि बख्तरबंद गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और वहाँ पे तो इन लोग को डाउट हुआ कि यहाँ पे ज़रूर हमें मारने का प्लान बनाया जा रहा है। उसमें से एक आतंकवादी निकला और सीधा हवाई जहाज़ में गया। जब हवाई जहाज़ में देखने गया तो हवाई जहाज़ में कोई भी क्रू मेंबर नहीं था वहाँ पे। तो एकदम वो बाहर आया, एकदम नर्वस हो गए ये लोग और फायरिंग करने लगे कि हमारे साथ धोखा हुआ। और स्नाइपर ने भी जैसे वो लोग उतरे तो फायरिंग करना शुरू कर दिया। अब स्नाइपर आतंकवादियों के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं और आतंकवादी जो है खिलाड़ियों के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया। और जिस हेलीकॉप्टर में खिलाड़ी बैठे थे उसमें उन्होंने ग्रेनेड फेंक दिया
जब ग्रेनेड फेंक दिया तो ब्लास्ट हो गया हेलीकॉप्टर में। फिर भी 3 खिलाड़ी बच गए थे। 3 खिलाड़ियों को ईशा ने, लतीफ़ ईसा जो था सरगना, उसने गोलियों से भून के मार दिया। चारों तरफ कोहराम मचा हुआ, गोलियों की गड़गड़ाहट, चीख पुकार, और इजराइल के सारे ही खिलाड़ी इस ऑपरेशन में मारे गए। और जर्मनी ने जो ऑपरेशन चलाया था सनशाइन, जिसके तहत उनका ये दावा था कि हम किसी तरह बंदों को छुड़वा लेंगे और आतंकवादियों को मार देंगे, पूरी तरह फ्लॉप रहा और 3 आतंकवादियों को उन्होंने जिंदा पकड़ लिया। अब ये खबर जो है आग की तरह पूरे देश में और पूरे विदेश में फैल गई, इजराइल के पास भी गई। वहाँ पे पब्लिक में इतना ज़्यादा गुस्सा था, ओलंपिक खेल भी बंद कर दिए गए थे। इतना ज़्यादा गुस्सा था कि पूरा देश डिमांड कर रहा था कि इसका बदला लो, बदला लो। गोल्डा मेयर ने तुरंत जो है इमरजेंसी बैठक बुलवाई। इमरजेंसी बैठक में उनकी मोसाद एजेंसी के चीफ, होम मिनिस्टर, सैन्य अधिकारी सबने पार्टिसिपेट किया और निर्णय लिया गया ये जो निर्मम हत्या हुई हमारे खिलाड़ियों को, इसका बदला लिया जाएगा। और तो इसकी जिम्मेदारी गोल्डा मेयर जो कि प्रधानमंत्री हैं इजराइल की, उन्होंने मोसाद के डायरेक्टर जवी ज़मीर को दी। जवी ज़मीर ने जो हायर किया मोसाद के बहुत ही काबिल जासूस माइक हरारे को, और ऑपरेशन लॉन्च किया। ये ऑपरेशन अगले 20 सालों तक चलने वाला था और उन्होंने लिस्ट बनाई 11 लोगों की। 11 लोगों को मौत के घाट उतारना था। ये जो आतंकवादी थे जो इसके लिए जिम्मेदार थे, 3 जिंदा पकड़ लिए गए थे और बाकी पूरी टीम थी, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। तो 11 लोगों को इन्होंने चिन्हित किया और उसका बदला लेने की कहानी है। ऑपरेशन का नाम दिया गया व्रेथ ऑफ गॉड, यानी ईश्वर का प्रकोप। तो सबसे पहले इन्होंने मारा, बहुत ही फिल्मी अंदाज में मारा, बाद में इसके ऊपर फिल्म भी बनी है, म्यूनिक नाम से फिल्म बनी है, स्टीवन स्पीलबर्ग ने मूवी बनाई है। बात करते हैं 16 अक्टूबर 1972 की। 16 अक्टूबर 1972 को वेल जेवितर जो कि इटली में थे, इनके पहले निशाने पे थे, जो कि यासीन अराफात के कज़न भी लगते थे। तो वो कहीं होटल से खाना खा के आ रहे थे, रात का टाइम था 10:30 बजे। जैसे ही लिफ्ट में वो सवार हुए, मोसाद के 2 जासूस, उन्होंने उनसे पूछा वेले जेवितर है, उन्होंने बोला हाँ, और उन्हें गोलियों से भून डाला गया और टोटल 11 गोली मारी गई, क्योंकि इन्होंने 11 लोगों को, खिलाड़ियों को मौत के घाट उतारा था, निर्मम हत्या करी थी। तो 11 गोली इनके बदन में उतारी गई और अपने खिलाड़ियों की मौत का बदला लिया गया। इसके बाद महमूद हमसारी जो कि फ्रांस में थे, फ्रांस में महमूद हमसारी थे, उनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा थी, उनके साथ उनकी एक वाइफ थी और एक छोटी बच्ची थी, वो साथ में रहते थे। तो इनको हमसारी को मारना था, उसके लिए इन्होंने प्लान ये बनाया कि एक पत्रकार जो कि मोसाद का जासूस था, रॉबर्ट, उनको इनके पीछे लगा दिया गया। उन्होंने इससे काफ़ी दिनों बात करी, काफ़ी रेकी करी, अपने कॉन्फिडेंस में लिया कि मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, और हम सारे इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गए। तो बैठ के इंटरव्यू दे रहे थे, किसी बात पे हमसारी और उसकी वाइफ में आपस में बहस हुई। इन्होंने मैं पानी पीना, एक कॉल करना मुझे, बोला ठीक है कॉल कर लीजिए। तो लैंडलाइन टेलीफोन हुआ करता था, वहाँ पे जाके इसने टेलीफोन में बम लगा दिया, रॉबर्ट ने, जो कि इजरायली जासूस था। बम लगाने के बाद ये वापस आए और आ गए वापस। अच्छा, ये आवाज़ पहचानते थे मोहम्मद हमसारी की। तो ये तय हुआ कि अगले दिन जो है इनको कॉल करेंगे, जब ये जैसे ही फ़ोन उठाएंगे, पिक करेंगे और रिमोट से उड़ा दिया जाएगा। तो अगले दिन सुबह 10:30 बजे इंतज़ार कर रहे थे इनकी वाइफ और बेटी बाहर जाएं और तब ये करें। और जैसे वाइफ और बेटी बाहर गई, इन्होंने फ़ोन मिलाया, फ़ोन हमसारी ने उठाया और जैसे रॉबर्ट ने कंफर्म किया कि हाँ ये हमसारी की आवाज़ है, वैसे यहाँ से सिग्नल से रिमोट दबा दिया गया और सिग्नल सीधा डिटेक्ट किया टेलीफोन में और ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं था, लेकिन हमसारी बुरी तरह घायल हो गए और पास के अस्पताल में इनको एडमिट करवाया गया और 1 महीने बाद इनकी जो है मृत्यु हो गई। तो ये इनका दूसरा टारगेट था।
पहला टारगेट इटली में, दूसरा टारगेट फ्रांस में। तो बहुत ही सोची समझी, और 1972 में ये जो है बहुत ही अनचाही हत्या को अंजाम दिया गया था, जो कि इनकी विल पावर को दिखाता है कि कैसे बदला लिया जाता है। और यही संदेश देना चाहता है मोसाद कि हम अपने लोगों की मौत का बदला किसी भी हाल में लेते हैं और छोड़ते नहीं हैं। 24 जनवरी 1973 को हुसैन अल बशीर, जो कि साइप्रस के निकोसिया शहर के एक होटल में रह रहे थे, मोसाद के अगले निशाने पर थे। इनको मारने का तरीका भी बेहद दिलचस्प है। मोसाद ने काफ़ी रेकी करी और अपने एक एजेंट को इनके होटल के बगल वाले रूम में ठहरा दिया, और जैसे ही हुसैन अल बशीर बाहर गए होटल से बाहर, वैसे ही इनके एजेंट ने इनके कमरे में घुस के इनके बिस्तर के नीचे बम लगा दिया, यानी बेड के नीचे बम, और इंतज़ार करने लगे कि कब ये वापस आएंगे। और वापस वो अपने कमरे में आ गए बम लगाने के बाद। फिर इंतज़ार होने लगा हुसैन अल बशीर कब वापस आएंगे। रात में हुसैन अल बशीर वापस आए, काफ़ी देर तक अपने बालकनी में खड़े रहे, सिगरेट वगैरह पी रहे थे, और बगल में जो मोसाद का एजेंट था वो भी इनसे बात कर रहा था। और जब हुसैन अल बशीर सोने के लिए चले गए और एजेंट ने कंफर्म किया कि अब वो लेट गए हैं, सो गए हैं, नींद में हैं, तभी मोसाद के एजेंट ने रिमोट कंट्रोल से बटन दबाया और ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट इतना ख़तरनाक था कि उस कमरे के परखच्चे उड़ गए बेड के साथ ही साथ, और बशीर तुरंत मर गए। कोई भी मौका नहीं मिला उनको बचने का। यहाँ तक कि इस बदले के लिए मोसाद ने किसी भी देश की परवाह नहीं करी। अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ बैरूत में प्रोफेसर थे, नाम था इनका बासिल अल कुवैती। मोसाद को लगता था, इजराइल को ये लगता था कि ये जो म्यूनिख हत्याकांड हुआ है, जो उनके खिलाड़ी मारे गए हैं, इसमें जो हथियार की सप्लाई करी थी वो बासिल अल कुवैती ने करी थी। इस आधार पे उनको जो है, जब वो मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे तो गोलियों से भून डाला और इनको मौत के घाट उतार दिया। 9 अप्रैल 73 को 9 अप्रैल 1973 में बैरूत में मोहम्मद नज़र, कमाल अदवान और कमाल नासिर को मारने की कहानी बेहद दिलचस्प है। ये तीन जो है बहुत ही रिहायशी इलाके में रह रहे थे। इनको मारना कि जाके आप मार, तो ऐसा नहीं कर सकते थे कि रिहायशी इलाका था और इनकी सिक्योरिटी बहुत हाई थी। तो इनको मारने के लिए इज़राइल ने अपने नेवी कमांडोज़ को बुलाया। नेवी कमांडो जो है औरत के गेटअप में आए, बोट से आए रात में, बैरूत शहर में बंदरगाह पे उतरे और सीधा शहर में दाखिल हो गए। दाखिल होने के बाद ये सीधा रिहायशी इलाके में गए, और रिहायशी इलाके में जाने के बाद सीधा इनके फ्लैट में गए जहाँ पे ये 3 आतंकवादी थे, और इनको जो है गोलियों से भून डाला। इस गोलाबारी में वहाँ की पुलिस भी आई, एक पुलिस भी घायल हुई, लेकिन इन्होंने अपने ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया और वापस जिस बोट से गए थे वहीं से वापस आ गए, बिना पकड़े, बिना किसी कोई सुराग छोड़े। क्योंकि इजराइल पे ये भी प्रेशर था इनके मोसाद एजेंट्स में, अगर ये पकड़े जाते तो इजराइल के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खराब होते। तो इसका भी ध्यान रखते हुए वो सारे ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये म्यूनिख ओलंपिक में जो हत्याकांड हुआ था, इजराइल के प्लेयर्स मारे गए थे, इसका जो मास्टरमाइंड था वो अली हसन सलामे था। अली हसन सलामे नाम याद रखिएगा, यही मास्टरमाइंड थे म्यूनिख ओलंपिक के हत्याकांड में। इनको मारने की कहानी बेहद दिलचस्प है। हुआ ये कि क्या बोलते, इनकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा, जब एक के बाद एक बहुत सारे संदिग्ध लोग और जो इसमें संलिप्त थे बनने लगे, तो उनकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई। बिना बॉडीगार्ड के बाहर नहीं निकलते थे। तो जिस जगह ये रहते थे वहाँ पे एक फ़ीमेल जासूस मोसाद की थोड़ी ही दूर, जहाँ से वो इनको देख सके, एक कमरा किराए पे लिया और रहने लगी, और उन पर नज़र रखा, कम से कम 90 दिन तक नज़र रखा। और ये रहा, ये भी जब भी निकलते हैं तो अपने 4 बॉडीगार्ड इनके साथ होते हमेशा। तो इनका प्लान ये था, रेवर्डन रोड था जहाँ से ये गुजरते थे, वहाँ पे इन्होंने बॉम्ब से भरी कार वहाँ पे पार्क कर दी और इंतज़ार करने लगे कि कब ये निकलेंगे। और जैसे ही ये अली हसन सलामी वहाँ से निकले, पूरी नज़र रख रही थी इनकी जो फीमेल एजेंट थी पिछले 90 दिनों से, तो उन्होंने इशारा किया कि अब ये निकल गए हैं। और जैसे ही ये
कार के साथ, अपने बॉडीगार्ड के साथ बम वाली कार के पास आए तो रिमोट दबाया लेडी सजन ने, लेकिन कार ब्लास्ट नहीं हुई। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि इतना अच्छा मौका ये पास आ रहे ब्लास्ट, वो लगातार बटन दबा रही लेकिन कार ब्लास्ट नहीं हो रही थी। और जैसे ही बम वाली कार को क्रॉस करने लगी अली हसन सलामी की कार, वैसे ही बहुत भयानक विस्फोट हुआ और उसका मास्टरमाइंड बुरी तरह मारा गया, अली हसन सलामी। वो हुआ यूं कि इस तरह उन्होंने जो है पूरी सबकी मौत का बदला लिया। इसके अलावा 3 जो बंधक थे जर्मनी में, आप सोच रहे होंगे उनका क्या हुआ। जर्मनी ने जो 3 आतंकवादियों को बंधक बनाया था उसको छुड़ाने के लिए 29 अक्टूबर 1972 को सीरिया के डेमस्कस से फ़्लाइट 615 टेक ऑफ हुई और उसको जर्मनी के फ्रैंकफर्ट जाना था, लेकिन आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया प्लेन और जर्मनी में जो 3 आतंकवादी को बंधक बना लिया गया था, 8 आतंकवादी मार दिए गए थे, 3 आतंकवादी बंधक बना लिए गए थे, उनको छोड़ने की मांग करी और जर्मनी ने उनको छोड़ भी दिया। लेकिन बाद में जो है मोसाद के एजेंट्स ने उनको भी मार गिराया, उनमें से 2 मार दिए गए और तीसरे का पता नहीं चला, कहते हैं कि वो भी मार दिए गए। इस तरह मोसाद ने अपने खिलाड़ियों की मौत का बदला बहुत ही शानदार तरीके से लिया और सभी आतंकवादियों को और उस कांड में जितने लोग संलिप्त थे और पीएलओ के जितने भी आतंकवादी थे सबको चुन चुन के मारा। इस कार्रवाई में 300 से ज़्यादा आतंकवादियों को मारा इजराइल ने। तो बदला किस तरह से लिया जाता है अपने नागरिकों का, ये इजराइल ने दिखा दिया। आज भी इजराइल से, मोसाद से सीधे तौर पे कोई उलझता नहीं और बहुत ही टफ सीक्रेट एजेंसी मानी गई है। जैसे अमेरिका की यूएसए की CIA है, MI6 है यूनाइटेड किंगडम की, और अपने इंडिया की रॉ है। रॉ भी ने बहुत अच्छे ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, जो कि आगे मैं बताता रहूँगा। मोसाद की सफलता का राज ये था, उन्होंने अपने जो बदला लेना था अपने ऑपरेशंस को कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिए थे, कई टीमें बना दी थी। एक टीम का काम था कि केवल मारना है, उनको जो किलर कहा गया। दूसरी टीम का काम था फर्जी पासपोर्ट तैयार करना, इन्होंने कैनेडियन, ब्रिटिश कई तरह के पासपोर्ट से भेजा ताकि कोई सीधा शक ना कर पाए। तीसरी टीम का काम था कि एस्केप रूट तैयार करना, जब ये लोग मार ले तो वहाँ से सफलतापूर्वक ये लोग वापस आ जाए। चौथी टीम का काम था निशानदेही करना कि जिसको मारा जा रहा सही मारा नहीं जा रहा है, सही मार दिया जाए, और उसकी रेकी करना कि ऐसा ना हो जब वो ऑपरेशन करे तो वो मिले ना। और चौथी टीम का काम था कम्युनिकेशन करना और होटल वगैरह प्रोवाइड करना। तो बहुत ही सूझबूझ के साथ बदला लिया। तो कैसी लगी ये स्टोरी बताइएगा ज़रूर। ओके, थैंक यू, जय हिंद।